नाउ क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिलेशन टू द जनानी सुरक्षा योजना, ठीक है। इट इज़ अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे पहला एक फैक्ट आ गया कि स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, क्या पता ये जननी सुरक्षा योजना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है, राइट। फिर इट इज़ ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। तो जननी सुरक्षा योजना है तो इसका मतलब प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में ये बात हो रही होगी, राइट। यहाँ पे तो यहाँ पे भी प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में बात हो रही है, तो स्टेटमेंट सही हो सकता है। इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, तो हाँ ये भी सही है, पुअर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनके लिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करने की, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी टू सिक इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर ऑफ एज। यहाँ पे इन्फेंट्स की बात कर रहा है और ये नाम किसका है, ये जननी सुरक्षा, यहाँ की जो मदर हैं उनकी सुरक्षा की बात कर रहा है, ना कि बच्चे की, राइट। तो यहाँ पे बच्चे वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे भी ये थोड़ा हो सकता है गलत, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली 2 पेयर। फिर अनीमिया मुक्त भारत के बारे में बात कर रहा है। इट प्रोवाइड साइक्लोटिक कैल्शियम। अनीमिया हमें पता है आयरन की कमी से होता है, यहाँ पे कैल्शियम की बात कर रहा है तो ये गलत हो जाएगा। इट रन अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, तो हो सकता है डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग की बात होता है, राइट, कैंपेन ये रन करते हो। फिर पीरियोडिक डी वॉर्मिंग फॉर चिल्ड्रेन एंड एडोलेसेंट के लिए हाँ हो सकता है देते होंगे ये। एड्रेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉसेज ऑफ अनीमिया, तो हाँ ये भी हो सकता है अगर न्यूट्रिशनल कॉसेज एड्रेस कर रहे हो, क्योंकि पूरा ही अनीमिया के बारे में है, तो अनीमिया में उसके न्यूट्रिशनल कॉसेज और नॉन न्यूट्रिशनल कॉसेज दोनों आएंगे, राइट। तो ये तीनों स्टेटमेंट हो सकती हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली 3 पेयर सी। फिर 53 पे आ जाते हैं। कार्बन फाइबर आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट, हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। कार्बन फाइबर वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, तो कार्बन नाम में ये कार्बन इसलिए तो है कि वो रिसाइकल किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली 1। फिर 54 डिटेक्शन ऑफ कार कोलिजन विद रिजल्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ एयर बैग्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, डिटेक्शन ऑफ accidental free fall of laptop toward the ground will result in immediate turning of the hard drive, or detection of the tilt of the smartphone which result in rotation of a display between the portrait and landscape mode। अब देखो इन दोनों में क्या हो रहा था कि एक एक्सीडेंट हो रहा है, तो जिसकी वजह से दोनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्री फॉल हो रहा है, राइट, कि कहीं ना कहीं कुछ एक कोलिजन के बाद एक एक्शन हो रहा है, राइट। तो इसकी वजह से ये दोनों ऑप्शन थोड़े सिमिलर थे, ये थोड़ा ऑड वन आउट था। तो एग्ज़ाम में तो देखो मुझे ऐसे लगा था, तो इस वजह से मैंने इन दोनों में क्या किया था, बेसिकली इन दोनों में मैंने करके ओनली 2 पेयर करके आया था कि 3 में से 2 पेयर के चांसेस ज़्यादा हैं तो हो सकते हैं, राइट। बट द थिंग होगा क्या है यहाँ पे कि ये दोनों जो स्टेटमेंट है, पहली दूसरी और साथ में जो तीसरी, ये तीसरी भी सही है, यूपीएससी ने इसको भी सही माना है कि डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन विच रिजल्ट इन द रोटेशन ऑफ डिस्प्ले बिटवीन द, तो यहाँ पे जो रोटेशन हो रहा है ना मोबाइल फ़ोन का, राइट, जो स्क्रीन का रोटेशन हो रहा है, तो वो भी एक्सेलेरोमीटर में ही आता है, राइट। तो आंसर तो यहाँ पे ओनली 3 होगा, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत लिमिटेड ही ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे आप ओनली 1 या ऑल 3 आते हैं, तो इसमें भी अब चांसेस तो नहीं लग रहे थे, बट द थिंग लॉजिकली थोड़ा सा कहीं ना कहीं अब इसमें ये भी आप ऐसे कर सकते थे कि डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन है या एक्सीडेंटल, तो तीनों में कुछ ना कुछ हो ही रहा है एक तरीके से, उसकी वजह से चेंज हो रहा है, तो मे बी ऑल 3 पे भी लगा सकते थे आप, राइट। तो मे बी चांसेस होते हैं, अलग अलग सबका सोचना होता है भाई। बाकी यूपीएससी ने यहाँ पे ओनली 3 माना है, तो उसको अगली बार के लिए याद रख लेना, एक्सेलेरोमीटर थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, कि किस तरीके से इसको आगे कर सकते हैं। फिर 55 रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है, बायोफिल्टर की बात हो रही है, रोल ऑफ बायोफिल्टर और रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम के बारे में। तो बायोफिल्टर प्रोवाइड करता है वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड ना। अब इसकी कह रहा है, तो इसका नाम ही क्या है, इसका नाम है बायोफिल्टर, बायोफिल्टर आ रहा है नाम में, और तो कह रहा है वेस्ट ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करता है, रिमूव करता है अनईटन फिश फीड, तो रीसर्कुलेट करता है एक्वाकल्चर सिस्टम को, तो हाँ हो सकता है करता हो, राइट, पहला सही हो सकता है। बायोफिल्टर जो है कन्वर्ट करता है अमोनिया प्रेजेंट इन द फिश वेस्ट टू नाइट्रेट, कि जो अमोनिया प्रेजेंट होता है फिश वेस्ट में उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, ये मे बी पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। बायोफिल्टर इंक्रीज करता है फॉस्फोरस एज अ न्यूट्रिएंट फॉर द फिश इन वाटर, कि न्यूट्रिएंट को इंक्रीज कर देता है एक्वाकल्चर के, राइट। तो मे बी अब इन दोनों में से क्या है, अब एक आपको पता है सही, इन दोनों में आपको डाउट है कि इन दोनों में से क्या पता है एक सही हो जाए, 3 में से 2 की पॉसिबिलिटी होती है, राइट। तो यहाँ पे भी आप क्या डायरेक्टली 2 पेयर ओनली 2 कर देते तो भी आपका सही हो जाता है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे क्या है, एक आपको पता है सही है, इन दो में आपको डाउट है कि इन दोनों में से क्या पता एक सही हो जाए, कि कन्वर्ट कर सकता है, क्या पता इंक्रीज़ नहीं कर सकता हो, क्योंकि बायोफिल्टर है तो इंक्रीज़ कैसे करेगा, राइट, वो कन्वर्ट कर सकता हो क्या पता। या फिर क्या होगी, अमोनिया को कैसे कट रही है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम हो गया कि आप अमोनिया को
प्रेजेंट को क्या नाम है फिश वेस्ट में जो कन्वर्ट है उसको, और ये फिश वेस्ट को फिल्टर भी करता है तो मे बी नाइट्रेट में कन्वर्ट भी कर सकता है, राइट। लेकिन फॉस्फोरस को कहाँ से इंक्रीज़ करेगा फिर, राइट। तो ये चीज़ें ये दोनों एक साथ जा सकती हैं, तो मे बी यहाँ ओनली 2 हो सकता है इसके लिए। फिर सेपिफाइड्स नेबुला पल्सर, ठीक है, जाइंट क्लाउड एंड डस्ट स्पेस इन। अब अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होती, राइट, वहाँ से आप सीधे सीधे आ जाते कि नेबुला, ये डायरेक्टली यहाँ पे ज्योग्राफी में सीधे दिया हुआ है ये कि ये चीज़ें नेबुला किसे कहते हैं, जाइंट डस्ट क्लाउड। तो अब ये वाला ऑप्शन अगर ऊपर दिया है तो इसका मतलब ऊपर वाले का नीचे दिया होगा, ये वाला भी गलत होगा क्योंकि इसका आंसर ये तो नहीं है, राइट। ये वाला जो आंसर है वो फर्स्ट में है, तो इस ये वाला सेकंड में दिया हुआ, जाहिर सी बात है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ओनली 1, राइट। तो यहाँ पे आपका जो पल्सर वाला ऑप्शन है वो सीधे सही हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इजराइल। ऑस्ट्रेलिया की आज तक कोई हमने उसकी लाइक अगर आप देखोगे कोई स्पेस एजेंसी का नाम नहीं सुना है, कनाडा की स्पेस एजेंसी का नाम उतना नहीं सुना है, इजराइल की भी नहीं, क्योंकि ये तीनों क्या है मोस्टली किस पे काम करती हैं, उससे काम करती हैं, राइट। आप देखोगे तो यूएस की नासा जो है वही इनको सब मोस्टली सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बट जापान की जो जाक्सा है, राइट, इसका नाम हमने काफ़ी बार सुना है, इसके लिए तो मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। रसिया की रॉसकॉस्मोस है, राइट, इंडिया की अपनी इसरो है, तो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मोस्टली न्यूज़ में रहती हैं। तो बट द थिंग ऑस्ट्रेलिया की नहीं सुनी है, कनाडा की भी उतनी खास नहीं है सुनी हुई हो, या फिर इजराइल का भी, इजराइल भी मोस्टली यूएस से सपोर्ट लेता है। एक जापान ही है जो थोड़ा अपने अगर आप देखोगे स्पेस एजेंसी के मामले में थोड़ा सा आगे है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे चांसेस किसके हैं कि जापान के हैं, और जापान ही आगे आंसर भी है, राइट। तो जापान ही इसका होगा भी। फिर देखो ballistic missiles are jet propelled at a subsonic speed throughout their flight while the cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of the flight। तो क्या पता क्रूज मिसाइल जो वो इनिशियल फेज में ना हो रॉकेट पावर्ड, आगे वाले फेज में भी हो, राइट, सेकंड स्टेज में भी हो, तो यहाँ पे ये गलत हो सकती है, ओनली लिखा है। फिर अग्नि 5 इज द मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वाइल ब्रह्मोस इज अ सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो हमें पता है अग्नि 5 जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, और ये ब्रह्मोस जो है ये क्रूज मिसाइल है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, स्वैप कर रखा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा आपका। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे नाइदर 1 नीदर 2, क्योंकि दोनों में पहले वाले में यहाँ पे ओनली लगा हुआ है कि रॉकेट पावर्ड ओनली है इन द इनिशियल फेज ऑफ द फ्लाइट, तो ये गलत हो सकता है, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों स्वैपिंग की गई हुई है इसलिए गलत हो जाएंगे। फिर 59 पे आ जाओ, रिगार्डिंग मर्करी पोल्यूशन, गोल्ड माइनिंग इज द सोर्स ऑफ द मर्करी पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। तो हाँ हो सकता है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कॉज मर्करी पोल्यूशन, तो मे बी ये भी हो सकता है। देयर इज़ अ नॉन सेफ लेवल ऑफ द एक्सपोज टू द मर्करी, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अब ये नॉन सेफ लेवल लिखा हुआ है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये हो, राइट। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, नॉन सेफ लेवल ऑफ द मर्करी, तो मे बी गलत हो सकता है, राइट। और यहाँ पे तो अपने पास क्या बच गए, ये दोनों अपने को सही लग रहे हैं। बाकी एक तो इसमें हमें को ये पक्का पता है कि गोल्ड माइनिंग वाला तो ये तो श्योर शॉर्ट होगा, राइट। तो एक अपने को पता है, इन दोनों में डाउट है कि अब तक कोल थर्मल पावर प्लांट से मर्करी पोल्यूशन ना होता हो, राइट। अगर 0.11% चांस है तो भी हम कहेंगे हाँ होता है, लेकिन अगर वो भी नहीं हुआ तो गलत है। लेकिन एक अपने को पता है, इन दोनों में क्या पता है, 1-2 हो सकता है, तो यहाँ पे हम ओनली 2 करेंगे, ओनली 2 पेयर इसका सही भी है। फिर ग्रीन हाइड्रोजन, इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कम्बशन, हाँ कर सकते हैं। इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एज अ फ्यूल फॉर हीट, तो कर सकते हैं। इट कैन बी यूज इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल्स, तो हाँ ये भी कर सकते हैं, तीनों हो जाएगा करेक्ट, तो ऑल 3 विल बी हियर आंसर। फिर फॉलोइंग कंट्रीज़, अब यहाँ पे देखो 6 स्टेटमेंट दे रखी है, तो मोस्टली हमारा रूल क्या कहता है, 6 में से 4 होना चाहिए, या फिर 6 में से अगर 3 होना चाहिए, राइट। तो लेकिन अब 6 में से 4 3, यहाँ पे 6 में से 4 और 3 भी नहीं है, एग्जाम हॉल में इवन आया था, राइट। तो इस क्वेश्चन पे लॉजिक थोड़ा फेल हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज वाला क्वेश्चन आ जाता है। अब ये तो अब एग्जाम हॉल में भी मुझे पता था 2 ही हैं यहाँ पे, अब लिखा लैंड बॉर्डर विद यूक्रेन, तो यहाँ पे जब एग्जाम हॉल में आया तो मैंने टिक भी लगाया कि हंगरी होगा और रोमानिया होगा, राइट। बट द थिंग लगा 6 स्टेटमेंट है, 6 में से एक और हो सकता है, तो मोस्टली लोगों ने यहाँ पे ओनली 3 लगा के, क्योंकि 6 दे रखे तो 3 तो हो ही सकते हैं उसमें, राइट। तो इसकी वजह से गलत हो गया था, यहाँ पे आंसर ओनली 2 होगा। तो देख रहे हो कहीं कहीं पे आपका जो लॉजिक है वो आपको फेल हो जाएगा, राइट। लेकिन उसकी वजह से ये दिक्कत नहीं है कि हमें उससे क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्योंकि ओवरऑल जो हम देखेंगे ना, ओवरऑल प्रॉफिट, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको 70-30 का रेशियो हमें चाहिए। जब तक आप 70-30 के रेशियो में हो आप बहुत आगे हो, ठीक है, आप प्लस में ही हो। अगर आपका 65-35 का रेशियो भी जा रहा है ना, तो भी आप प्लस में हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, ओनली 2 यहाँ पे, ठीक है। बाकी अगर आपको ये पता रहे कि शॉर्ट एकदम कि हाँ हंगरी और रोमानिया है, लेकिन फिर भी आप अगर उसमें डाउट में नहीं जा रहे हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप ओनली ये वाला ही लगा के आओ, ठीक है।
फिर अर्थ एटमॉस्फेयर की बात हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स दैट ऑफ द पोल्स। तो ये करेक्ट भी हो सकता है, नॉट करेक्ट भी हो सकता है। इंफ्रारेड कंस्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ द इंसोलेशन, तो ये भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर इंफ्रारेड आर लार्जली ऑब्जर्व बाय द वाटर वेपर दैट इज कंसनट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। हाँ, तो ये तो होगा श्योर शॉट। क्यों? क्योंकि ये तो यूपीएससी का PYQ है। यूपीएससी ने पहले इसको क्या हुआ था, इसी चीज़ को स्टेटमेंट बना के पूछा था, आज इसी पे क्वेश्चन बना दिया है इसी चीज़ को पूरा, राइट। तो ये यूपीएससी का होता है मोस्टली। फिर डी, इंफ्रारेड आर पार्ट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, तो विजिबल स्पेक्ट्रम का पार्ट थोड़ी ना है, इस विजिबल स्पेक्ट्रम में होता तो आपको दिखता, आपको इंफ्रारेड दिखती थोड़ी ना है, तो डी वाला तो श्योर शॉट गलत है, राइट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे श्योरली सही होगा, क्योंकि ये PYQ है, अगर आपने पढ़ा होता तो डायरेक्टली हो जाता ये। फिर 63, द सॉइल इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट, तो रिच नहीं होते, सिंपल सी बात है, पानी वहाँ होता रहता है, बरसता है, इसकी वजह से वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वॉश अवे हो जाते हैं, राइट। तो पहला गलत है। हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डीकम्पोज क्विकली, हाँ तो ये सही बात है। और इसी चीज़ पे देखो एक क्वेश्चन बना हुआ था, आई थिंक 2022 में या 21 में बना था, आई थिंक, राइट, जिस पे मैंने बताया था मैंग्रोव्स और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला, जिसमें मैं बताया था कन्फ्यूजन हो सकती है, तो वो क्वेश्चन यहीं से बना हुआ था, और उसी से देखो स्टेटमेंट यहाँ पे उन्होंने बना दी है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट और स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट। फिर द टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन द कॉन्टिनेंट एंड द ओशन इज़ ग्रेटर ड्यूरिंग द समर देन इन विंटर, तो ये कैसे होगा? तो अब देखो, अगर मान लो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, कॉन्टिनेंट और ओशियन ले लेते हैं, ठीक है, तो समर और विंटर, तो अगर समर होगा, समर में कॉन्टिनेंट्स भी गर्म होंगे, ओशन भी गर्म होगा, दोनों पे क्योंकि धूप जाती है तो दोनों ही गर्म होंगे ना, तो इसका मतलब, लेकिन विंटर में क्या होगा, विंटर में अब देखो लैंड है तो लैंड ज़्यादा जल्दी गर्म होती है और ओशन धीमे धीमे गर्म होता है, तो ओशन के चांसेस है मे बी वो उतनी जल्दी गर्म ना हो पाए क्योंकि उतना ज़्यादा उससे मिले ना, लेकिन लैंड तो गर्म हो जाती है, तो टेम्परेचर कंट्रास्ट होने की ज़्यादा संभावना है किसमें, विंटर में है, राइट। तो समर में होने की उतनी नहीं है, राइट, तो पहली गलत हो जाएगी यहाँ पे। फिर द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इज़ मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस, तो यहाँ ये होता है, वाटर की लैंड सरफेस से ज़्यादा होती है स्पेसिफिक हीट, इसीलिए वो थोड़ा कम थोड़ा देर में गर्म होता है, राइट। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पे करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, डी हो जाएगा। फिर 65, इन अ सेस्मोग्राफ P waves आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन S waves, ये सही है, ज्योग्राफी का NCERT अगर आपने पढ़ी है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये वहाँ से। P waves individual particles vibrate front and direction, whereas in S waves particle vibrate up to the down at a right angle to the direction of the wave propagation, तो ये भी सही होगा, both 1 and 2 हो जाएगा। S waves ज़्यादा खतरनाक क्यों होती हैं? क्योंकि वो राइट एंगल पे जाती है, परपेंडिकुलर होती हैं, राइट। और P waves उतनी खतरनाक क्यों नहीं होती? क्योंकि वो डायरेक्शन ऑफ द वेव, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही होती है उसी डायरेक्शन में P waves भी होती है, ठीक है, तो इस वजह से, ओके। तो ये दोनों में, ये तो नॉर्मल सा बेसिक कॉन्सेप्ट था कि अगर आपने ज्योग्राफी नॉर्मल NCERT भी पढ़ी है तो भी ये कर लेते आप। फिर कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट की बात हो रही, नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर को, तो क्या पता कोई एक करता हो, नन ऑफ देम आर सेटअप इन वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट। अब कोल बेस्ड है, अगर न्यूक्लियर पावर होता तो हम सोचते भी क्योंकि उसमें पानी चाहिए होता है, कोल बेस्ड है तो मे बी इसमें नहीं हो। नन ऑफ देम इज़ प्राइवेटली ओन्ड, तो क्यों नहीं हो सकता, अडानी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, तो दोनों में से क्या पता किसी ने भी किया हो, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो इसमें नन आ जाएगा डायरेक्टली आपका। फिर वोल बादशाह मेथड, वोल बादशाह मेथड समटाइम टॉक अबाउट द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग। वोल बादशाह मेथड क्या होता है? तो अब देखो, वायरल डिजीज़ अबाउट मॉस्कीटो, क्रॉप रेसिड्यू, पैकेजिंग मटेरियल के लिए, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स की बात कर रहा है, बायोचार की बात कर रहा है, थर्मोकेमिकल ऑफ बायोमास, ठीक है। तो इसमें देखो बायोडिग्रेडेबल, बायोचार की बात कर रहा है, यहाँ क्रॉप रेसिड्यू की बात कर रहा है, और एक ही है यहाँ पे जो मॉस्कीटो की बात कर रहा है। अगर ऐसे आप कर सकते थे तो ऑड वन आउट में ये आप निकाल देते कि ये तीनों एक जैसे हैं, और थोड़ा ये थोड़ा अलग है, तो ए वाला में भी चांसेस हैं, और ए और डी में भी है। तो ऐसे भी अगर आपको अगर ना समझ में आए, ए और डी में मैंने पहले बताया सिंगल स्टेटमेंट में आप जा सकते हो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अनअटेम्प्ट से छोड़ने से अच्छा। बाकी अगर आपने पढ़ा होता, अगर आपने डेंगू के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, जिन लोगों ने मेंस की प्रिपरेशन की होगी उन लोगों को इसके बारे में पता होता, राइट, कि इंडोनेशिया ने बनाया था वोल बादशाह मेथड, राइट, मॉस्किटो को वो करने के लिए, तो उनकी पॉपुलेशन को कम करने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, वायरल डिजीज़ को वो स्प्रेड ना उसके लिए उसकी ये वोल बादशाह मेथड था, ठीक है। बाकी इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेना। फिर 68, स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसाइड ऑन फार्मलैंड एक्सटेंसिवली, क्या लिखा है, हाउ मेनी ऑफ अबव एक्टिविटीज ऑफ्टन कंसीडर्ड एंड डिस्कस फॉर द कार्बन कैप्चर एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन सेम 2021 में आया हुआ है, अब देखो 23 में दे दिया था इन्होंने। तो फाइन, अगर बेसॉल्ट रॉक फार्मलैंड पे एक्सटेंसिवली हम बिछा दे तो हाँ हो सकता है कार्बन उसके नीचे रह जाए। इंक्रीजिंग अल्कालिनिटी ऑफ ओशियन बाई एडिंग लाइम, लाइम मतलब चूना, अगर ओशन में डाल देते हैं
तो राइट ओशन में तो कार्बन वो कैप्चर हो सकता है, तो हाँ मे बी कार्बन थोड़ा बहुत अगर उसमें कैप्चर हो जाए तो चांसेस हैं थोड़ा। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय वेरियस इंडस्ट्री पंपिंग इनटू द अबंडेंट सब टेरेन माइंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड मिनरल वाटर, तो ये भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं, ऑल थ्री कैन बी द पॉसिबल रीजन। एरियल मेटाजेनोमिक्स की बात हो रहा है, क्या हो सकता है, कलेक्टिंग डीएनए सैंपल फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट एट वन गो। नाम क्या है, एरियल मतलब एरिया से होगा, मेटाजेनोमिक्स मेटा मतलब बहुत बड़ा, जीनोमिक्स मतलब कुछ जीन से रिलेटेड होगा, यहाँ डीएनए की बात हो रही है, ठीक है। फ्रॉम एयर एरियल की बात हो गई, और एट अ वन गो में मतलब एक ही बार में पूरा कर लो तो मेटा सेंस हो सकता है ये। फिर अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीसीज ऑफ अ हैबिटेट, तो ये एवियन स्पीसीज़ की बात कर रहा है किसी हैबिटेट में करने के लिए, उसे हम बोलेंगे एरियल मेटाजेनोमिक्स। तो आई डोंट थिंक ये तो बनाई स्टेटमेंट लग रही है। यूजिंग एयरबॉर्न डिवाइस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स फ्रॉम मूविंग एनिमल्स, मूविंग एनिमल्स है यार, तो उनको पकड़ करके यार फिर निकाल लो आप, राइट, तो ये भी नहीं लग रहा है। इट्स सेंडिंग ड्रोन्स टू द इनएक्सेसिबल एरिया टू कलेक्ट प्लांट्स एंड सैंपल्स फ्रॉम द लैंड सर्फेस और वाटर बॉडीज़, तो इसमें कोई वो जीनोम्स की तो बात ही नहीं हो रही है ना, ये तो सैंपल्स की बात कर रहे हैं। तो एक ही ऑप्शन ए ही है यहाँ पे जो सबसे सटीक बैठ रहा है कि जीनोम से मेटा और एरियल तीनों वर्ड्स के थोड़ा रिलेशन इसमें बैठ रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। फिर माइक्रो सैटेलाइट डीएनए की फिर बात हो रही है, मतलब जीन से रिलेटेड कुछ होगा, राइट। अब क्या कह रहा है, स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीसीज ऑफ फौना, तो फौना की बात कर रहा है, इवोल्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है। स्टिमुलेटिंग स्टेम सेल्स टू ट्रांसफॉर्म इनटू डाइवर्स फंक्शनलिटीज टू प्रोमोटिंग क्लोनल प्रोपोगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट्स, असेसिंग द एफिशिएंसी ऑफ ड्रग्स बाय कंडक्टिंग सीरीज ऑफ ड्रग ट्रायल्स इन अ पॉपुलेशन, राइट। तो ये ड्रग ट्रायल की बात कर रहा है डी वाला ऑप्शन, ये क्लोनल प्रोपोगेशन की बात कर रहा है, ये स्टेम सेल्स की बात कर रहा है, और ये बात कर रहा है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशन का रिलेशनशिप अगर आपको जानना है तो आप ये देखोगे कि डीएनए चेंजेस क्या हुए हैं, राइट, जेनेटिक चेंजेस क्या क्या हुए हैं, उसी से तो हमें पता लगता है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है हमारा, राइट। और यहाँ लिखा है अमंग वेरियस स्पीसीज ऑफ फौना, फौना क्या होता है, अगर फ्लोरा होता तो प्लांट्स होते, सिर्फ फौना लिखा है तो मतलब इसका मतलब वो एनिमल्स के बारे में बात कर रहा है, तो मे बी ऑप्शन ए कैन बी द यहाँ करेक्ट हो सकता है, राइट। अगर ऑप्शन ए में अगर आप नहीं होगे तो ऑप्शन बी में आपको हो सकता है, राइट। यहाँ पे कोई स्टेम सेल्स की बात कर रहा है, तो इन्हीं दो में आपका हो सकता है कि आप दोनों में अगर आओगे तो 50-50 में यहाँ पे आप फंस सकते हो, अदरवाइज आपका ऑप्शन ए विल बी द श्योर शॉट यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग द MSME 2006 द मीडियम इंटरप्राइज एंड 200 प्लांट बिटवीन द मशीनरी 15 करोड़ 25 करोड़, एक फैक्ट आ गया, काट दो, गलत हो सकता है। ऑल बैंक लोन टू द MSME इंटरप्राइज क्वालिफाई इन द प्रियोरिटी सेक्टर, तो हाँ प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आते हैं MSME की लोन्स, तो दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग US डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम, तो हाँ पॉसिबल है। इट इज़ अ डिजिटल करेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ कंडीशन प्रोग्राम सच दैट अ टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट, तो हाँ हो सकता है एक टाइम लगा दे गवर्नमेंट की, आपको इतने टाइम के अंदर इसको यूज़ करना है, अदरवाइज वो वापस लैप्स हो जाएगी या फिर वापस आ जाएगी, राइट। तो बोथ कैन बी ट्रू हेयर, बोथ 1 and 2। 73 पे टर्म बेटा की बात कर रहा है कि फाइनेंस के टर्म में बेटा क्या होता है, तो प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एन एसेट फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म, उसको हम बेटा बोलेंगे। या फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होगी पोर्टफोलियो मैनेजर की, बैलेंस करना रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड को। अ टाइप ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क की ये बात कर रहा है, ठीक है, वेरी परफेक्ट हेजिंग नॉट पॉसिबल। एक न्यूमेरिक वैल्यू है या फिर डेट मेजर करती है फ्लक्चुएशन ऑफ स्टॉक मार्केट एंड ओवरऑल स्टॉक मार्केट। अब पढ़ते हैं बेटा, तो साइमल्टेनियस बाइंग और सेलिंग को हम बोल सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कि इतना बेटा हमने कर लिया, तो ये उतना सही नहीं लगा। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बैलेंस रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड को हम करने के लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है एक बेटा, ठीक है। तीसरा टाइप ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क की, एक सिस्टमैटिक रिस्क का टाइप है जहाँ पे परफेक्ट हेजिंग इज़ नॉट पॉसिबल, कि सिस्टमैटिक रिस्क तो मे बी हो सकता है, नहीं हो सकता है। चौथा न्यूमेरिक वैल्यू दैट मेजर द फ्लक्चुएशन ऑफ स्टॉक टू चेंजेस इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट, तो क्या न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है बेटा, तो बेटा हो सकती है अल्फ़ा बीटा गामा थीटा, ये क्या है न्यूमेरिक वैल्यू ही है, तो मोस्ट प्रॉब्ली हाँ न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है। मेजर दैट फ्लक्चुएशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट, कि हाँ इतना बेटा का चेंज हुआ है, राइट। तो हाँ हो सकता है ऑप्शन डी कैन बी द वैल्यू, राइट, न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट हेयर। फिर 74 पे आ जाओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फैक्ट आ गया, काट दो, प्रोवाइडिंग माइक्रो इन NSG ऑल मेंबर ऑफ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोन दैट एन यूजुअल मेंबर टेक्स, सही बात है। रीजनल रूरल कमर्शियल बैंक सपोर्ट SG, तो हाँ हो सकता है सपोर्ट करते ही होंगे, तो राइट ओनली 2 पेयर। फिर इंडिया पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर लार्जली फोकस ऑन क्यूरेटिव केयर विथ लिमिटेड प्रिवेंटिव प्रोमोटिव एंड रिहैबिलिटेटिव केयर, हो सकता है।
इंडिया डिसेंट्रलाइज अप्रोच में हेल्थ केयर डिलीवरी में द स्टेट्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज। हाँ, स्टेट ही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। इमीडिएट कंट्रोल हेल्थ का जो होता है वो स्टेट के पास होता है। तो लेकिन क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है कि वो क्यूरेटिव पे करता है ये इसके, क्योंकि स्टेट से रिस्पॉन्सिबल है इसलिए? तो ऐसा तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट दोनों सही है, राइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट फर्स्ट, राइट। बी विल बी द ऑप्शन करेक्ट। फिर यूनाइटेड नेशन वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंडिया एक्सट्रैक्ट करता है मोर देन क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ग्राउंड वाटर विड्रॉल ईच ईयर। हाँ, हो सकता है। इंडिया नीड्स एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ग्राउंड वाटर ईच ईयर टू सेटिस्फाई द ड्रिंकिंग एंड सैनिटेशन नीड्स ऑफ ऑलमोस्ट 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन द टेरिटरी। ठीक है, तो ये क्या सही बात है? तो नहीं, ये सही नहीं बात है। क्यों? क्योंकि हम मोस्टली ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन किस लिए हमारा मैक्सिमम जो परसेंटेज जाता है वो किस में जाता है? इरीगेशन में जाता है, राइट। तो हम ड्रिंकिंग और सैनिटेशन के लिए तो नहीं चाहिए होता है ना, वो तो हमारे पास सफिशिएंट है, उसके लिए हमें ग्राउंड वाटर एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली हमारा जो 80% पानी जाता है वो हमारे किस में जाता है? इरीगेशन के लिए, राइट। तो ये आपका गलत हो जाएगा सेकंड। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। फिर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम इंटरनेट डिस्टर्बेंस, सही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जाम्प्ट स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू पर्सन हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, थोड़ा डाउट है इसमें। चलो, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द पोटा कॉन्फेशन ऑफ द एक्यूज बिफोर द पब्लिक कैन नॉट बी यूज एज एविडेंस, तो क्या पता है एज एविडेंस यूज भी कर सकते हो, तो इसमें भी डाउट है। इन दोनों में डाउट है, एक हमें पता है सही, इन दोनों में डाउट है, तो क्या ओनली टू पेयर दोनों में से एक सही हो सकता है, राइट। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बीन सफरिंग फ्रॉम डिकेड्स ऑफ सिविल स्ट्राइक फ्रॉम फूड शॉर्टेज एंड बीन ए न्यूज़ फॉर द पास्ट फेमाइन, तो इसमें क्या होगा? अंगोला, कोस्टारिका, सोमालिया। सोमालिया एक ऐसी कंट्री है जो फूड शॉर्टेज से होती है और सिविल स्ट्राइक, ये दोनों चीज़, और ये न्यूज़ में भी काफ़ी रहते हैं सोमालिया वगैरह, राइट। इससे यूपीएससी ने पहले भी PYQ पूछा हुआ है, सोमालिया, सूडान, राइट, इन सारी जगह से। इन सबको पढ़ लेना फिर से एक बार। फिर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी आर रियलाइजेशन की ऑब्जेक्टिव नगोया प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल PYQ अगर आपने पढ़ा होता तो सीधे स्टेटमेंट सही है। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी हैव इंपॉर्टेंट फंक्शन डिटरमाइनिंग एक्सेस टू बेनिफिट शेयरिंग इंक्लूडिंग द पावर टू कलेक्शन फीस दैट एक्सेस द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विद इन इट्स जुरिडिक्शन, तो हाँ हो सकता है, ये भी सही है। ये कौन सा एक्ट है? CBD एक्ट 2002, वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपका डायरेक्टली क्वेश्चन है, राइट। तो ये भी आपका वैसे PYQ है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके डायरेक्टली स्टेटमेंट हो जाती है अगर आपने PYQ पढ़ा, और दोनों ही सही हैं, बोथ 1 and 2। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन, द मेंबर नॉमिनेटेड पार्लियामेंट असेंबली आर एलिजिबल टू इंक्लूड इन इलेक्टोरल कॉलेज, नहीं, गलत हो जाएगा। हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट हायर द नंबर वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ दैट स्टेट, हाँ ये हो सकता है। यूपी के सबसे ज़्यादा MLA हैं और यूपी के वोट्स भी सबसे ज़्यादा हैं, तो मे भी चांसेस हैं। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन ऑफ केरला, क्या पता नहीं हो, फैक्ट है। द वैल्यू वोट ऑफ ईच MLA ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकॉज द टोटल पॉपुलेशन टू द टोटल नंबर इलेक्टिव सीट्स इन पुडुचेरी इज ग्रेटर देन ऑफ अरुणाचल, तो इसका भी कुछ श्योर शॉट पता नहीं है कि हो ना हो, तो राइट। तो यहाँ पे अपने को एक ही पता लग रही है, ये भी फैक्ट इतना ज़्यादा दिया है तो मे भी गलत हो सकता है। तो यहाँ पे रिस्क लेके मैं ओनली 1 लगाऊंगा, अगर ओनली 1 नहीं लगाता तो ओनली 2 पे जाता, राइट, क्योंकि 4 स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे 50-50 का आपका एक रिस्क हो जाएगा कि आप उसमें क्या चूज़ करते हो, राइट, कि आप ओनली 1 चूज़ करोगे या ओनली 2 चूज़ करोगे, ठीक है। बाकी इसका आंसर ओनली 1 ही होगा। फिर 81 अलेक्जेंडर रिया, IAH लॉन्गबर्स्ट, रॉबर्ट से जेम्स बर्गेस, वाटर इलियट एसोसिएट करते हैं किन किन चीज़ों से? आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन, इंग्लिश प्रेस इन कॉलोनियल इंडिया, ये तो नहीं होगा, स्पेक्ट्रम में कहीं नाम ही नहीं पड़ा। चर्चेस इन प्रिंसली स्टेट्स, तो चर्च प्रिंसली स्टेट्स में क्यों स्टैब्लिश करेंगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे इन कॉलोनियल इंडिया, तो रेलवे के लिए यार मे बी इतने लोग के नाम के लिए थोड़ी ना आएगा, राइट। रेलवे तो बनी होगी तो एक इंसान का नाम आ सकता है जिसने स्टार्ट की हो, राइट। तो इतने लोगों का नाम तो वैसे नहीं देखा है, लेकिन क्या आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन तो हाँ हो सकता है। अलेक्जेंडर कनिंगम का नाम सुना हुआ है, अलेक्जेंडर रिया यहाँ आ रहा है, वॉल्टर इलियट ये इन्होंने CDS में पूछ रखा है पहले, राइट। तो होगा क्या आर्कियोलॉजिकल, क्या पता ये सारे आर्कियोलॉजिस्ट हों, तो इतनी सारे के क्या नाम है एग्जीबिशंस हुई हैं, तो उसमें क्या पता आर्कियोलॉजिस्ट का नाम आए, राइट। तो ए कैन बी द करेक्ट हेयर। फिर बेसनगर सेवियाइट है या बाजा बुद्धिस्ट है कि सितावसल नाम से लग रहा है जैन हो सकता है। अब इन दोनों में डाउट है, बेसनगर और बाजा में, ये दोनों में से 1-2 हो सकता है, तो राइट ओनली 2 पेयर यहाँ पे भी, राइट। अगर आपको 3 वाले क्वेश्चन में कुछ ना समझ आए तो ओनली 2 पेयर करके आप आना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या है 2 पेयर सही होते हैं, इसका भी 2 पेयर ही करेक्ट होगा, राइट। तो अगर आपका प्लस, अगर आप नेगेटिव में जा रहे हो तो एटलीस्ट आप प्लस में तो रहोगे, छोड़ने से अच्छा, छोड़ने का मतलब कुछ नहीं होता, आप उसको कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करके आना। फिर 83 7 अगस्त इज़ द नेशनल हैंडलूम डे, हाँ 1905 स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च ऑन द सेम डे, तो हाँ हो सकता है।
उस दिन क्या नाम स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था, इसीलिए उसको हैंडलूम डे बनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने स्वदेशी चीज़ों पे फोकस करने के लिए बोला था, राइट। खादी स्वदेशी होती है, तो मे बी बोथ आर करेक्ट एंड सेकेंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट। 84 नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के बारे में बताना है कि उसका जो फ्लैग कोड का क्या नाम है स्टैंडर्ड साइज़ है वो 600/400 है। तो क्या पता 600/400 को ना हो, कुछ और हो। द रेशियो जो है लेंथ और हाइट का वो फ्लैग का क्या है 3:2, तो 3:2 तो होता है, राइट। हमें पता है कि 3 ऐसे होता है, 2 ऐसे होता है, राइट। इतना बड़ा फ्लैग होता है हमारा, राइट। तो ये तो हो सकता है, बट 3:2 की जगह क्या पता ये 900 और इंटू 600 हो, राइट। ऐसे भी ये भी तो हो सकता है, या फिर 1200 इंटू 800 हो, ये भी तो हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है ना कि आपका 600/400 mm ही हो, राइट। तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट, सेकेंड इज़ करेक्ट। फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को सेलिब्रेट होता है, प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन, सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप की थी B.R. अम्बेडकर के अंदर टू प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये गलत होगा, क्यों? उस दिन तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमने फाइनली अडॉप्ट किया था। प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि ऑन दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 वी हेयर बाई डू अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये तो गलत हो जाएगा आपका दूसरा सीधे। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ द गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, हो सकता है। स्विट्जरलैंड इज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड, फैक्ट आ गया, काट दो, राइट। क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। फिर USA एंड यूरोपियन यूनियन लॉन्च द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, हो सकता है। US and UA claim that through this they are trying to bring technological progress and physical productivity under their control। अब नाम क्या है? ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। तो ट्रेड में क्या होगा? आप गुड्स का मतलब वो कर सकते हो ट्रेड, लाइक, लेकिन आप इसको प्रोडक्टिविटी को कैसे, फिजिकल प्रोडक्टिविटी को कैसे अपनी कंट्रोल में ले आओगे, राइट। और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को कंट्रोल में लाना, ये तो काउंसिल है ना, ये तो कॉपरेशन के लिए होगा, राइट। तो ये थोड़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाएगी, तो दूसरी तो गलत हो जाएगी, फर्स्ट इज़ करेक्ट। तो फर्स्ट इज़ करेक्ट, सेकंड इज़ इनकरेक्ट। फिर इंडिया अकाउंट फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तो क्या पता 3.2 ना हो, एक फैक्ट आ गया। मेनी लोकल कंपनीज इन सम मार्केट्स इंडिया टेकन एडवांटेज ऑफ इंडिया प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, तो हो सकता है, सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, डी ऑप्शन। फिर स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट की बात कर रहा है ऑफ यूरोपियन यूनियन इज अ ट्रीटी डैट लिमिट करता है लेवल्स ऑफ बजटरी डेफिसिट ऑफ कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन। नाम क्या है? स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। तो स्टेबिलिटी लानी है तो हाँ हो सकता है नाम से कि बजटरी डेफिसिट को कंट्रोल करना और ग्रोथ के लिए। मेक द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। अगर स्टेबिलिटी और ग्रोथ पैक्ट है तो फिर उसके लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्यों शेयर करोगे? वो तो बजट से रिलेटेड होगा, बजटरी चीज़ों के लिए। इनेबल द कंट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर टेक्नोलॉजी की, उनको टेक्नोलॉजी शेयर करनी पड़ेगी। ये भी इस नाम से तो कोई मैच नहीं कर रहा है कि स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट। तो या तो आप इन दोनों ऑप्शन के साथ जा सकते थे या तो इस ऑप्शन के साथ जा सकते थे, राइट। और मोस्टली मुझे तो इवन द एग्जाम हॉल मुझे फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ज़्यादा करेक्ट लगी, क्योंकि स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट की, स्टेबिलिटी भी लानी है और ग्रोथ भी करनी है। तो मोस्टली ऐसे टर्म्स बजट से रिलेटेड होते हैं, बजटरी डेफिसिट्स को लेकर के, लाइक फिजिकल डेफिसिट को लेकर के होता है स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, राइट। तो वहाँ पे होता, तो यहाँ पे मैं ओनली 1 चूज़ करता, बाकी 50-50 का रिस्क होता आप में यहाँ पे कि आप ओनली 1 मारो या ओनली 2 मारो, तो इन दोनों में से आपको एक चूज़ करना पड़ता है यहाँ पे। फिर रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ द यूनियन हैज़ अडॉप्टेड द इंटरनेशनल ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली माइग्रेशन। ऑल कंट्री लिखा है, काट दो। ऑब्जेक्टिव आर बाइंडिंग ऑन द यूएन मेंबर, तो बाइंडिंग तो यार ऐसा नहीं होती मोस्टली चीज़ें। GCM addresses the internal migration और internally displaced people in the objective and commitment। तो अब ये वाली स्टेटमेंट सही हो सकती है या नहीं सही हो सकती, तो ऑप्शन यहाँ पे आप 50-50 में फिर आ जाओगे कि ओनली 1 पेयर लगाऊँ या फिर नन लगाऊँ, राइट। क्योंकि यहाँ पे आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। बाकी ये नाम क्या है इसका? ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन। तो ये ग्लोबल लेवल की बात कर रहा है ना, कि ग्लोबल लेवल पे जो माइग्रेशन होता है कंट्रीज़ के बीच में, और ये कह रहा है कि इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली डिप्लेस्ड पीपल के बारे में। तो अब इंटरनली डिप्रेस्ड तो यार ऐसे ही फिर इंडिया में कितने सारे लोग होते हैं, विद इन द कंट्री कितने लोग होते रहते हैं, तो उसके लिए आप कितने पैक्ट साइन करोगे, कितनी चीज़ें करोगे। तो ग्लोबल लेवल पे आप कर सकते हो कि विद इन द कंट्री जो इधर उधर होते हैं। तो इसका आंसर तो वैसे नन होगा, राइट, क्योंकि जो GCM है वो इंटरनली माइग्रेशन को नहीं एड्रेस करता है, वो सिर्फ ग्लोबल लेवल पे जो कंट्री लेवल पे माइग्रेशन होता है, राइट, रेफ्यूजीज़ जो होते हैं उनके लिए मोस्टली वर्क करता है। फिर 91 होम गार्ड की बात कर रहे हैं। होम गार्ड रेज अंडर द होम गार्ड एक्ट रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या पता स्टेट गवर्नमेंट हो, राइट, तो हो सकता है।
रोल ऑफ होम गार्ड टू सर्व एज ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस इन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। तो पुलिस किसके अंडर में आती है? स्टेट गवर्नमेंट में आती है, राइट। तो मे बी स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करते हो। प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द कोस्टल बॉर्डर विंग होमगार्ड बटालियन हैव बीन रेस्ड इन द सम स्टेट्स। तो हाँ, हो सकता है सम स्टेट्स में रेस की गई होगी। तो 2 and 3 कैन बी द करेक्ट। फर्स्ट में थोड़ा सा फैक्ट्स है तो हो सकते हैं, तो ओनली 2 पेयर। फिर हम आ गए ओनली 2 पेयर पे। फिर हाउ मेनी ऑफ पेयर आर द करेक्टली मैच। अनऑथराइज व्यूइंग ऑफ पुलिस मिलिट्री एंड यूनिफॉर्म की बात कर रहा है, ऑफिशियल सिगरेट की बात कर रहा है, तो मे बी ये दोनों हो सकते हैं। मैचिंग तो नहीं लग रहा मुझे। फिर नोइंगली मिसलीडिंग अदरवाइज इंटरफेयरिंग विद द पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर वेन इंगेज्ड इन देयर ड्यूटीज़। कोई मिलिट्री ऑफिसर अपनी ड्यूटी में इंगेज है, उसको आप परेशान कर रहे हो। और लिखा है क्या? इंडियन एविडेंस एक्ट। तो क्या पता इंडियन एविडेंस एक्ट ना हो, ये CRPC हो सकता है, राइट, या IPC हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो मे भी चांसेस नहीं हो। सेलिब्रेटरी गन फायर विच कैन इंडेंजर पर्सनल सेफ्टी। और ये कह रहा है आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट। तो आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट की और गन फायर की बात कर रहा है, तो हाँ यहाँ पे हो सकता है, ये करेक्ट हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे फिर आपको चूज़ करना पड़ेगा आप कौन सा हो सकता है, 1 पेयर या 2 पेयर। ये भी आप सही मान सकते हो। तो ओनली 1 पेयर होगा या 2 पेयर होगा? आई थिंक इसका 1 पेयर है क्या आंसर, या फिर 2 पेयर होगा? हाँ, आई थिंक 2 पेयर है इसका, पहला और तीसरा सही है इसमें, राइट। तो इसमें आपको थोड़ा चूज़ करना पड़ेगा कि क्या सही है। बाकी तीसरा एक तो आपको सही है, इन दोनों में आपको डाउट होगा तो 2 पेयर आप डायरेक्टली भी मार कर सकते थे इसमें, कि ठीक है। बाकी 3 में मैंने बताया कि 3 में मोस्टली 2 पेयर सही होते हैं। अगर सब में भी करके आओगे तो भी आप प्लस में रहोगे एटलीस्ट। फिर 93 नॉर्थ कीव एंड इतुरी, ये अर्मीनिया अजरबैजान नहीं है। नूरगानो कारबाख्श, ये देखो ये यहाँ पे है, ऊपर वाला इन्होंने यहाँ डाल दिया है। नॉर्थ कीव ये कहाँ पे है? ये नॉर्थ कीव वाला रीजन कहीं और है। खरसन है ज़ैपोरिज़िया, इजराइल लेबनान नहीं। खरसन ज़ैपोरिज़िया कहाँ है? यूक्रेन में है, राइट। तो ये तीनों ही गलत हैं। इसमें क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा। ये तो रिसेंट का नहीं था। अगर आपने रिसेंट के उस टाइम पे IR थोड़ा फॉलो कर रहे थे तो आपको पता होता। फिर इसराइल है सम डिप्लोमेटिक रिलेशन विद अरब स्टेट्स, हो सकता है जनरल स्टेटमेंट है। अरब पीस इनिशिएटिव इनिशिएटेड बाय सऊदी अरेबिया साइंड बाय इसराइल एंड अरब लीग। क्या होता है सऊदी अरेबिया ने नहीं किया हो, किसी और ने कराया हो, US ने कराया और USA ने ही आई थिंक कराया था इसे, राइट। तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न फॉर स्पेक्टलिंग आउटफॉर्मिंग परफॉर्मेंस फॉर स्पोर्ट्स पर्सन ओवर द लास्ट 4 ईयर। और मेजर ध्यानचंद सबसे बड़ा अवार्ड होता है, तो बेबी ये ना हो। अर्जुन अवार्ड फॉर अ लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो ये वाला ये हो सकता है। और लाइफ टाइम के लिए क्या पता ध्यानचंद हो, तो क्या पता UPSC ने स्वैप कर दिया, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया, राइट। द्रोणाचार्य अवार्ड टू ऑनर द इमिनेंट कोचेस। द्रोणाचार्य कौन था? कोच था, तो कोच के लिए अवार्ड, हाँ ये सही हो सकता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार रिकॉग्नाइज कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द स्पोर्ट्स पर्सन इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन, तो हाँ हो सकता है ये स्पोर्ट्स पर्सन उनके रिटायरमेंट के बाद भी उनको प्रोत्साहन देने के लिए, राइट। तो क्या हो जाएगा? ओनली 2 पेयर इसमें हो जाएगा। फिर 44 चेस ओलंपियाड की बात कर रहा है। फर्स्ट टाइम चेस ओलंपियाड हेल्ड इन इंडिया, हो सकता है। मास्कोट उनका थम्बी था, एक फैक्ट आ गया। ट्रॉफी ऑफ द विनिंग टीम इन द ओपन सेक्शन इज़ वीर मांचिक कप, ठीक है। ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इन द वुमेन सेक्शन इज़ हैमिल्टन रशल कप। हैमिल्टन रशल कप की यहाँ पे बात कर रहा है और यहाँ पे कह रहा है वीर सरा हैमिल्टन। अब हैमिल्टन रशल कप ये क्या है? ये PYQ अगर आपने पढ़ा होता तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कर लेते, राइट। बाकी देखो दोनों स्टेटमेंट आप पढ़ो, दोनों कितनी सिमिलर है कि द ट्रॉफी फॉर विनिंग टीम, द ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इन द वुमेन सेक्शन इन द ओपन सेक्शन। और यहाँ कह रहा है वीर मांचिक कप और ये कह रहा है हैमिल्टन रशल कप, राइट। तो क्या पता इन्होंने स्वैप कर दिया हो और मोस्टली यहाँ पे स्वैप किया ही गया है, राइट। तो ऑप्शंस तो मोस्टली तो यहाँ पे फिर आप आ जाते हैं ओनली 1 पेयर और 2 पेयर, ये वाला सही है या फिर ये वाला भी सही है, राइट। तो इन दोनों में आप आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका मोस्टली ऑप्शंस क्या होता है? 4 में से मैंने बोला 1 की चांसेस कम है, तो 2 सही देती है मोस्टली UPSC, या 3 देगी तो ओनली 2 पेयर हो जाता है। यहाँ पे आप करते सही हो जाता। फिर आते हैं दोनबाज कहाँ पे हैं? ये भी कहाँ है? यूक्रेन के पास है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सीरिया दे रखा। टिग्रे कहाँ? ये यूथोपिया में है, इन्होंने ऊपर दे रखा, ये भी गलत है। ये IR के हैं, अगर आपने IR फॉलो करते हो, IR फॉलो किया करो, अच्छी चीज़ होती है। UPSC पूछती रहती क्वेश्चंस। और टिग्रे UPSC का PYQ भी है, अगर आपने पढ़ा होता PYQ तो वहाँ से भी आप ये कर लेते। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, इसमें भी नन हो जाएगा। फिर इन द रिसेंट चैट गुनिया मालिया सूडान काउट द इंटरनेशनल अटेंशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवरी ऑफ रिच डिपॉजिट। तो रिच डिपॉजिट यार चारों जगह तो होंगे नहीं। चाइनीज़ मिलिट्री बेसिस चारों में भी हो सकते हैं। सहारा डेजर्ट का साउथवर्ड एक्सपेंशन। सक्सेसफुल कूप, तो हाँ देखो अफ्रीका में मोस्टली कूप से बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। मिलिट्री हर हमेशा न्यूज़ में आता रहता है कि कभी इसको कर दिया कभी उसे कर दिया, राइट। तो सूडान का देखो मैंने बोला था UPSC हर साल क्वेश्चन पूछती, यहाँ भी आ गया सूडान, राइट। तो मोस्टली यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन D ही आंसर होगा। सक्सेसफुल कूप्स हर जगह होते हैं और सूडान नाम है, सूडान में यही सारी चीज़ें होती हैं।
ग्रीन हाइड्रोजन is expected to play significant role in decarbonizing how many of the above industries. फर्टिलाइजर प्लांट्स हो सकता है, ऑयल रिफाइनरी हो सकता है, स्टील प्लांट्स हो सकता है, सारी चीज़ों में कर सकता है. एक्सपेक्टेड टू प्ले लिखा है ना, तो मे भी हर जगह कर, एक्सपेक्टेशन तो हम हर जगह रखेंगे. ऑल 1 2 3. फिर G20 वाज ओरिजिनली स्टेब्लिश एज अ प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंस मिनिस्टर. हर साल G20 के क्वेश्चन आते हैं. पी वैक्यूम, अगर आपने इसको तब भी नहीं पढ़ा था तो भी फिर तो आपकी प्रिपरेशन में ही कमी थी. एंड सेक्सटेंडल बैंक ऑन टू डिस्कस द इंटरनेशनल इकोनॉमिक फाइनेंस डिजिटल पी इंफ्रास्ट्रक्चर. ये देखो 2017 या 18 में आया हुआ था क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट. वहाँ पे ऑप्शन था पब्लिक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर आपने वो पढ़ा होता है तब भी आप कर लेते. और उस टाइम पे भी ये क्या था, ये G20 का मीटिंग था और उसी से वो क्वेश्चन बनाया था उस टाइम पे भी. और इज इंडिया G20 प्रायोरिटीज़. तो हाँ, हो सकता है इंडिया वैसे भी डिजिटल चीज़ों पे कितनी ज़्यादा फोकस करता है, राइट. तो सेकंड ऑप्शन भी कैन बी द करेक्ट. तो यहाँ पे बोथ 1 और 2 हो जाएगा, राइट. तो ये हमने देखो 2011 से आज हमने अब 2023 तक के क्वेश्चंस पूरे डिस्कस कर लिए हैं. हमारा जीएस का पार्ट जो था वो पूरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है. तो इस चीज़ को अब आप थोड़ा सा ध्यान रखना. थोड़े से अब टाइम कम रह गए हैं तो आप लोग फोकस करना चालू कर दो. थोड़ा सा स्टैटिक भी पढ़ना चालू कर दो. एनालिसिस अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है. जो एनालिसिस पार्ट है, कौन से क्वेश्चंस आप मोस्टली रॉन्ग कर रहे हो, कहाँ कहाँ पे रॉन्ग हो रहे हैं वो, ठीक है. उन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दो. और क्या क्या आपके डाउट्स हैं उनको थोड़ा सॉल्व करो, ठीक है. क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो रहे हैं, ऑप्शंस कैसे फ्रेम हो रहे हैं, उन चीज़ों पे आप पूरा ध्यान देना आप चालू करो, ठीक है. जिससे कि आपके जो रिमेनिंग टाइम है उसमें आप थोड़ा सा स्टैटिक भी कवर कर पाओ. और PYQ तो आपके अब तक हो ही गए हैं मोस्टली, ठीक है. तो अब जो बाकी के बचे हैं उनमें आप पूरा फोकस करके उन बाकी चीज़ों को भी कर देंगे, ठीक है. चलो बाय.